हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का BHDL 136 के एक और वीडियो सेशन में। दोस्तों, BHDL 136 के इस वीडियो सेशन में हम सभी BHDL 136 पुस्तक के ब्लॉक 2 के चैप्टर 6 का डिस्कशन करेंगे और चैप्टर 6 का नाम है प्रभावी लेखन के गुण। तो दोस्तों, आज का जो डिस्कशन होगा हम लोगों का वो इस बात पर आधारित होगा कि आखिर जो है हम प्रभावी लेखन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, चैप्टर पर जाने से पूर्व मैं आप लोगों को जरा कुछ बेसिक पॉइंट बता देता हूं। दरअसल आप सबों को पहले से ही पता होगा कि भाषा मुख्यतः दो प्रकार की होती है, मुख्यतया दो प्रकार की होती है। बाकी और भी प्रकार आते हैं भाषाओं के, लेकिन उनका जो उल्लेख है वो बहुत कम ही पुस्तकों में देखने को मिलता है। जैसे कि गुप्त भाषा, चोर भाषा, इस तरह की भाषाएं होती है। लेकिन मूल रूप से दो भाषाएं हैं जो कि प्रचलन में है, जिसको आप और हम दोनों जानते हैं, मतलब हम सभी जो है जानते हैं। तो पहली जो भाषा है वो है मौखिक भाषा, दूसरी जो है लिखित भाषा। तो दोस्तों, मौखिक भाषा में जो हम अपने मुख से सीधे सीधे बोलकर प्रकट करते हैं तो वो भाषा जो है मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। जबकि अगर हम लोग लिखित भाषा की बात करें तो वैसी भाषा जिसको हम लोग लिख कर दिखाते हैं वही जो है लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये सभी लिखित भाषा है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ जो है ये लिखित भाषा है। आप ये देख लीजिए, ये सारी जो है लिखित भाषाएं हैं। और मैं जो अभी बोल रहा हूँ ये मौखिक भाषा के अंतर्गत आ रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर मेनली क्या है कि इस चैप्टर का नाम है प्रभावी लेखन के गुण। मतलब यहाँ है कि आप लिखित भाषा के स्वरूप को जानते तो हैं, लेकिन आप किस तरह से लिखेंगे कि आपका लेखन जो है वो प्रभावी हो। मतलब लेखन जो है मूल रूप से दो तरह के होते हैं, सार्थक लेखन और निरर्थक लेखन, या फिर प्रभावी लेखन या फिर अप्रभावी लेखन। तो दोस्तों, यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि आप कैसे लिखेंगे कि आपका लेखन जो है वो लोगों को प्रभावित करेगा, लोगों को अट्रैक्ट करेगा, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इस चैप्टर में इसी बात पर डिस्कशन करना है कि आखिर हम लोग कैसे लेखन करेंगे या कैसे लेखन करें कि लेखन जो है वो प्रभावी हो। तो ठीक है, इतनी सारी बातें थी वो मैंने आप लोगों को बताई, बेसिक चीजें जो थी वो मैंने सारी क्लियर कर दी। प्रभावी लेखन में क्या हो गया, वैसा लेखन जो लोगों को आकर्षित करे, और अप्रभावी वो हो गया जिसमें कि कोई भी आकर्षण ना हो, बिल्कुल विकर्षण सा हो, मतलब लोगों को वो अट्रैक्ट ना करे। तो दोस्तों, अब सीधे सीधे चैप्टर पर चलते हैं और चैप्टर में 2-4 प्रश्न जो है महत्वपूर्ण टाइप के, मतलब इंपॉर्टेंट टाइप के, उसका डिस्कशन मैं आप लोगों को करवा देता हूं। जैसे ही हम सभी 2-4 प्रश्नों का डिस्कशन कर लेंगे तो ये वाला चैप्टर समाप्त कर देंगे, उसके बाद अगले चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि लेखन के विषय के स्तर पर लेखक को कौन कौन सी आवश्यकताएं होती है। क्वेश्चन ये कह रहा है, यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो ये कहना चाह रहा है कि आखिर कोई लेखक अगर लेखन करता है तो उसको जो है किस किस चीज़ों के बारे में जानना आवश्यक है। आखिर वो कौन कौन सी ऐसी बातें जान ले कि वो लेखन जो है सही और सटीक तरीके से कर सके। तो दोस्तों, सबसे पहले है कि लेखक को लेखन के विषय संबंधी स्पष्टता आवश्यक होती है। मतलब जैसे कि कोई लेखक है, लेखन कर रहा है, मतलब लिख रहा है। लेखन का मतलब होता है लिखना। तो अगर वो लिख रहा है तो वो किस विषय पर लिख रहा है, अगर उसको उसकी स्पष्टता नहीं है तो वो अच्छे से लिख नहीं पाएगा। जैसे कि अगर आपको निबंध दे दिया गया कि गाय पर निबंध लिखिए या गधे पर निबंध लिखिए, या फिर कहा गया कि आप कोरोना पर 10 वाक्य लिखिए, तो अगर आपको कोरोना के बारे में या गाय या गधा के बारे में आपको पता नहीं होगा, उस विषय वस्तु के बारे में पता नहीं होगा, तो क्या आप प्रभावी लेखन कर पाएंगे? तो नहीं कर पाएंगे दोस्तों। इसीलिए लेखक को हमेशा लेखन के विषय में एकदम स्पष्टता होनी चाहिए, ताकि उसी स्पष्टता के आधार पर वो एक प्रभावी लेखन कर सके। ठीक है। दूसरा है दोस्तों कि लेखक को उसके मानस के अनुकूल विषय के होने की आवश्यकता होती है। जैसे आप हिंदी भाषी हैं, आप हिंदी बोलते हैं, मैं भी हिंदी बोलता हूं, मैं भी हिंदी लिखता हूं। अब है कि आपको कोरोना पर लिखने को आता है, हिंदी में कोरोना एक विषय है, कोरोना विषय पर आपको लिखना है, लेकिन आपको जो है लिखने वाला ये, मतलब लिखवाने वाला ये कह दे कि आपको कोरोना पर इंग्लिश में लिखना है, कोविड-19 पर इंग्लिश में 10 लाइन्स लिखने हैं, 10 सेंटेंस लिखने हैं। तो क्या आप लिख पाएंगे? तो संभवतः ये होगा कि आप लिखेंगे तो जरूर, लेकिन टूटी फूटी भाषा में लिखेंगे, टूटा फूटा लेखन करेंगे, और इससे क्या होगा कि वो लेखन जो अप्रभावी नजर आएगा, उसका कोई प्रभाव लिखवाने वाले पर नहीं पड़ेगा। मतलब जो पर्यवेक्षक होंगे, जो चेक करेंगे कि आपने कैसा लिखा, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं छोड़ पाएगा आपका लेखन। इसीलिए हमेशा लेखक को उसके अनुकूल विषय में ही लेखन करना चाहिए। मतलब जिस विषय पर उसको नॉलेज हो और जिस विषय पर वो 10-12 लाइन लिख सकते हैं, उसी पर उसे लेखन करना चाहिए।
ये बात आप समझ गए दोस्तों। अब है कि लेखक को लिखने से पहले रचना में प्रस्तुत होने वाली सभी विषयगत सामग्री के यथेष्ट मनन चिंतन की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर लेखक है वो कुछ किसी चीज पर लिखना चाह रहा है, अगर किसी विषय वस्तु पर लिखना चाह रहा है, तो सबसे पहले वो विषय वस्तु पर मनन कर ले, चिंतन कर ले, मतलब वो ये सोच ले कि आखिर उसे लिखना क्या है। ऐसा नहीं है कि एक लाइन आप इंग्लैंड से उठा लिए, एक लाइन लंदन से उठा लिए, मतलब मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि मतलब उलट पुलट नहीं लिखना है, सभी चीजों को एकीकृत करके लिखना है, एकदम सटीक श्रेणी में क्रमबद्ध करके लिखना है। और लेखक को अपने मन में पूर्ण रूप से परिपक्व हुए विषय पर लिखने की आवश्यकता होती है। मतलब लेखक जिस भी विषय पर एकदम बिल्कुल सटीक लिख सकता है, उसको उसी विषय पर लेखन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आता है कोविड-19 पर लिखने को लिख दिए रोटा वायरस पर या अलग कोई वायरस पे लिख दिए, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी तरह साहित्यिक रचना के लेखन में रचनाकार को विषय के साथ साथ भाव का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। मतलब जो साहित्यिक रचना होती है, जो कविता, कहानी, गद्य पद आदि जो रचनाएं होती हैं, उसके जो लेखक होते हैं, उसके जो रचनाकार होते हैं, उन्हें शब्दों के साथ साथ भाव का भी ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि कहानी कविता में जो है, कहानी जो होती है, कविताएं जो होती है, उसमें भाव छिपे होते हैं, उसमें कुछ मर्म छिपा होता है, मतलब उसमें कुछ सीख छिपी होती है। तो वो सभी को ध्यान में रख के ही लेखक को लेखन करना चाहिए और लेखन के विषय के स्तर पर लेखक को इन सभी बातों की आवश्यकता होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को अगले प्रश्न से रूबरू करवा देता हूं। आखिर अगला प्रश्न है क्या? तो दोस्तों अगला प्रश्न है कि लेखन कौशल से आप क्या समझते हैं? मतलब लिखने का जो कौशल है उससे आप क्या समझते हैं? लिखना सिखाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, रखा जाना आवश्यक है, या लेखन कौशल के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। तो ये प्रश्न है दोस्तों, इस पर हम लोगों को डिस्कस करना है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। और दोस्तों जो भी हम बोलते हैं उसी भाषा को हम लिखित स्वरूप देने का प्रयत्न करते हैं या देते हैं। तो बोलचाल की जो भाषा होती है दोस्तों, जिसे हम लोग मौखिक अभिव्यक्ति कह सकते हैं, वही वरदान के स्वरूप जो है हमारे सामने लिखित स्वरूप में प्रकट होती है। और दोस्तों कोई भी मौखिक भाषा जो है वो काफ़ी दिनों तक नहीं टिक पाती है, क्योंकि मौखिक भाषा मुख से बोलने के बाद समाप्त हो जाती है। तो इसीलिए लिखित भाषा की आवश्यकता होती है, लिखने की आवश्यकता होती है, ताकि किसी भी मौखिक भाषा को या किसी भी मौखिक वाक्य को या किसी भी मौखिक बड़े बड़े सेंटेंस को, मौखिक लेखों को लिखित स्वरूप प्रदान करके उसे ज़्यादा दिनों तक जीवंत किया जा सके, मतलब उसे ज़्यादा दिनों तक रखा जा सके। तो इसीलिए लिखने की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग लिखित कह सकते हैं, लिखित भाषा कह सकते हैं। अब समस्या ये आ जाती है, या अब ये प्रश्न उठता है कि लिखना तो आप सीख गए दोस्तों, बोलना तो आपको आता ही है, लेकिन कैसे लिखें कि वो जो लेखन हो वो प्रभावी हो, वो लोगों को आकर्षित करे। तो इसी श्रेणी में, इसी क्रम में लेखन कौशल की आवश्यकता होती है। लेखन कौशल में क्या होता है कि लिखने के लिए सिखाया जाता है, कैसे लिखें, किस तरह से लिखें कि लेखन जो है वो अच्छा हो, सुस्पष्ट हो, लोगों को आकर्षित करे। यही सब सारी चीज़ें जो हैं वो लेखन कौशल के अंतर्गत आती हैं। लेखन कौशल का अर्थ यही है दोस्तों कि किसी भी मौखिक भाषाओं को या मौखिक भाव को या विचारों को अगर लिखित स्वरूप प्रदान कर दिया जाए तो वही लेखन कौशल होगा। और लेखन कौशल में क्या होता है कि लिपि और ध्वनि में सामंजस्य स्थापित किया जाता है, और इसी सामंजस्य के बदौलत मौखिक वर्णों को लिखित स्वरूप प्रदान किया जाता है, मौखिक शब्दों को लिखित स्वरूप प्रदान किया जाता है। और धीरे 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 क्या होता है कि लेखन कौशल के बदौलत छोटे छोटे शब्द मिलकर एक नए वाक्य का निर्माण कर देते हैं। फिर नए वाक्य से नए पदबंध बनते हैं, फिर नए लेख बन जाते हैं, फिर जीवनियाँ बन जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो बन जाती है। और इसी तरह दोस्तों भाषा में एक रूपता तथा स्थायित्व जो है वो लेखन के माध्यम से ही संभव है। अतः लेखन जो है भाषा शिक्षण का एक अनिवार्य अंग है। मतलब भाषा जो आप सीखते हैं, जो आप जानते हैं, भाषा जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, उसके लिए लेखन जो है एक अनिवार्य अंग है। बिना लेखन आप किसी भी भाषा शिक्षण को अच्छे से नहीं सीख सकते, मतलब भाषा को आप अच्छे से नहीं सीख सकते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि लिखित भाषा जो है वो मौखिक भाषा का पूरक है, और लिखित भाषा ही विभिन्न विषयों के ज्ञान संग्रह के लिए अति आवश्यक है। ठीक है, तो दोस्तों ये आप समझ गए। अब ये है कि लिखना सिखाने के लिए, मतलब लिखना जो आप सीखते हैं वो सिखाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है, किन किन बातों को ध्यान रखना आवश्यक है। अब देखिए दोस्तों,
लेखन कौशल या लिखना सीखने के लिए बहुत सी बातों को ध्यान में रखा जाता है। जैसे कि लेखन कौशल के अंतर्गत ही वर्णमालाएं आती है, मतलब लिखित भाषा में ही वर्णमाला का प्रयोग होता है। तो वर्णमाला के जो वर्ण है जैसे कि क ख ग घ अंग च च ज झ य, ये सब जो इसको सही तरीके से बनाने की योग्यता, मतलब सही तरीके से लिखने की योग्यता जो है ये काफ़ी ज़रूरी है। अगर हम इस बात को ध्यान में रखें तो हम स्पष्ट तौर पर अच्छे से अच्छे शब्द गढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ क है, ये क हो गया, ये ल हो गया, ठीक है। मैं माउस से लिख रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा दिक्कत जो है वो हो सकता है, आप लोगों को थोड़ी दिक्कत आप लोगों को आ सकती है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा एडजस्ट करें ताकि मुझे भी सहूलियत हो, मुझे भी सुविधा मिले और आपको भी सुविधा मिले। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क लिखा हुआ है और यहाँ पर लो लिखा हुआ है। तो यहाँ पर है कि अगर हम कह दें कि ये को ऐसे नहीं, ये ऐसे हो जाए, तो क्या ये सही है दोस्तों? ये इतना लंबा, ये लो ऐसे नहीं हो जाए, ये ऐसे हो जाए, क्या ये सही लग रहा है? क्या ये आपको सही लग रहा है? तो नहीं लग रहा है दोस्तों। ये जो नीचे वाला दो है ये बिल्कुल सही नहीं, सॉरी, ये जो नीचे में दो क और ल लिखे गए हैं ये बिल्कुल सही नहीं लग रहा है, लेकिन ऊपर में जो क लिखा गया है और ल लिखा गया है ये बिल्कुल स्पष्ट और सटीक लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर आप कहीं पर भी लेखन कौशल का इस्तेमाल करते हैं तो आप वहाँ पर वर्णमाला को बिल्कुल सही तरीके से लिखें। इस तरह से वर्णमाला लिखें कि जो वर्णमाला से जो शब्द बने वो बिल्कुल स्पष्ट बने। जैसे कि क, यहाँ मैंने क को अलग लिखा था यहाँ पे, अब इस क को मैं यहाँ ला देता हूँ और एक सेकेंड, हाँ, तो और इस लॉ को मैं यहाँ ला देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ लॉ, ठीक है। मैं जरा इसको क्लियरली आप लोगों को दिखा दूँ दोस्तों, हाँ, ये देखिए आप लोग, मैं यहाँ लिख दूँ लॉ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये क और लॉ अलग अलग थे, अब एक हो गए, कल बन गया। क्या ये कल सही नहीं है? तो सही है दोस्तों। इसी तरह मेरा कहना यहाँ पर ये था कि वर्णमाला के वर्णों का अगर सही प्रयोग सीखें तो हम लोग लेखन कौशल को अच्छे से सीख सकते हैं। इसी तरह अगर हम लोग शब्द और वाक्य को साफ सुथरे एवं सुपाठ्य रूप से लिखें तो भी हम लोग अच्छे से लेखन कौशल को सीख सकते हैं, अच्छे से लिखना सीख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने कल को लिखा है, एकदम बिल्कुल सही मात्रा में दूरी दी है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, ये देखिए मैंने क और ल के बीच में एकदम स्पष्ट दूरी दी है ताकि ये जो शब्द है बिल्कुल अच्छे से गढ़ा जा सके। ऐसा नहीं कि क यहाँ लिख दिया और ल को इस तरह से लिख दिया एकदम दूर दूर पे, तो ऐसा भी नहीं है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बिल्कुल शब्द और वाक्य को साफ साफ लिखना है, सुथरा लिखना है, सुपाठ्य लिखना है, मतलब ऐसा लिखना है कि जो सबको समझ में आ जाए, सब आसानी से पढ़ ले, और दो शब्दों के बीच की जो दूरी है वो बिल्कुल सटीक हो, ये जरूरी है। और निर्धारित स्थान पर सीधी पंक्ति में लिखना, ऐसा नहीं है कि उलट पुलट लिख देना। जैसे कि यहाँ देखिए इस शब्द के लिए निर्धारित लाइन ये है, इस तरह से देखिए पूरी की पूरी पंक्ति सीधी गई है, इसी तरह से सीधी पंक्ति में लिखना, ऐसा नहीं है कि उलट पुलट लिख देना। और जहाँ जरूरत हो विराम चिन्ह का वहाँ विराम चिन्ह का प्रयोग करना है, जहाँ कोमा का प्रयोग हो वहाँ कोमा का चिन्ह का प्रयोग करना है, जहाँ पर आपको और भी चिन्ह है उनका प्रयोग करना हो तो बिल्कुल उस चिन्हों को ध्यान में रखकर ही सारी चीजें करनी है। इस तरह से आप अच्छे से अच्छा जो है लिखने का कौशल सीख सकते हैं। और दोस्तों ये सारी बातें तो आप समझ गए, और मैं आप लोगों को फिर बता दूं कि लेखन कौशल जो है यह एक भाषा कौशल है और इसमें हम मुख से निकलने वाली ध्वनियों को एक निर्धारित चिन्ह और प्रतीकों के माध्यम से कागज पर उतारते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब भी आप कोई भी शब्द, कोई भी सेंटेंस या कोई भी वाक्य या कोई भी पद लिखते हैं तो हमेशा यह प्रयास करें कि आप जो भी लिख रहे हैं वो क्रमबद्ध हो। ऐसा नहीं है कि कुछ उलट हो जाए, ये वाली लाइन, जैसे कि ये वाली लाइन यहाँ हो जाए, इस वाले जगह पे हो जाए और ये वाली लाइन यहाँ पे चली जाए, तो ऐसा नहीं है। हर चीज को आप क्रमबद्ध लिखें, अच्छे से लिखें, ताकि आपका जो लेखन है वो अच्छा लगे, आप जो लिख रहे हैं वो प्रभावी हो। क्योंकि हमेशा लिखने का उद्देश्य यही होता है कि आप जो लिख रहे हैं या हम जो लिख रहे हैं वो जो है बिल्कुल सटीक हो, वो जो है लोगों को आकर्षित करे। यही लिखने का उद्देश्य होता है, यही लेखन कौशल का उद्देश्य होता है। और लेखन कौशल का एक उद्देश्य यह भी होता है कि जो भी व्यक्ति आपके द्वारा लिखे गए वाक्यों को पढ़े वो बिल्कुल उस बात को समझ जाए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो दोस्तों ये वाला प्रश्न भी यहीं पे समाप्त हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मैं आप लोगों को अगले प्रश्न से परिचित करवा देता हूँ। अगले प्रश्न से मैं आप सभी का परिचय करवाता हूँ, उसके बाद हम लोग
आगे उस प्रश्न को देखेंगे, डिस्कशन करेंगे उस प्रश्न का। तो प्रश्न है दोस्तों, विषय के स्तर पर प्रश्न है कि विषय के स्तर पर प्रभावी लेखन की विशेषताएं बताइए। अब देखिए दोस्तों, अभी अभी मैंने आप लोगों को ऊपर में बताया कि कोई भी लेखक जब भी कोई लेखन करता है तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखते हुए लेखन करता है कि आखिर उसने जो विषय वस्तु चुनी है उसका ज्ञान उसे है या नहीं। मतलब मेरा ये कहना है कि कभी भी लेखन आप करें या कोई भी करे तो बिल्कुल इस बात को ध्यान में रखकर लेखन करे कि आखिर उसकी जो विषय वस्तु है जिस पर उसे लेखन करना है उसके बारे में उसे पता है या नहीं, या आपको पता है या नहीं है। तो दोस्तों, जब भी कोई लेखक लेखन करता है तो सबसे पहले वह जो लेखन करेगा उस पर चिंतन मनन करेगा या चिंतन मनन करना चाहिए, ताकि वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से उस लेखन को कर सके, जिससे कि लेखन जो है वो प्रभावी हो सके, प्रभावी लेखन के अंतर्गत आ सके। और दोस्तों, हमेशा लेखन करते समय एक निश्चित शैली का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि कोई भी विषय है, जैसे कि गाय पर निबंध है, गाय पर लिखने को आपको कहा गया, गाय पर लेखन आपको करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, गाय का परिचय देंगे, फिर उसके बारे में बताएंगे कि आखिर वो किस रंग की होती है, वो कैसा खाना खाती है, फिर वो बछड़े देती है या बच्चे देती है, तो उसका एक निश्चित क्रम है। तो कोई भी लेखन हो दोस्तों, हमेशा ये ध्यान में रखना है कि लेखन का जो है वो क्रम निश्चित होना चाहिए और उसकी जो प्रस्तुति है वो भी निश्चित होनी चाहिए, ताकि लेखन जो है वो प्रभावी हो सके। इसीलिए लेखक को हमेशा लेखन की शिल्प, शैली और रूप पर बहुत ध्यान देना चाहिए। ये बहुत छोटा सा प्रश्न था दोस्तों, मैंने इसका भी डिस्कशन आप लोगों से कर लिया। अब चलिए नीचे मैं लिए चलता हूँ, आप लोगों को अगले प्रश्न से रूबरू करवा देता हूँ। और अगला प्रश्न जो है वो बिल्कुल अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है दोस्तों, शिल्प के स्तर पर प्रभावी लेखन के प्रमुख पक्ष कौन से हैं? तो दोस्तों, यहाँ पर शिल्प के स्तर पर प्रभावी लेखन के बहुत सारे पक्ष हैं, जिसमें से सबसे पहला है भाषा पर अधिकार। जैसे कि दोस्तों, आप लेखन कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, या कोई भी लेखक लेखन कर रहा है, तो क्या वो बिना भाषा को आधार बनाए लेखन कर सकता है, या क्या आप बिना भाषा को आधार बनाए लेखन कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है दोस्तों, भाषा ही आधार होता है लेखन का। जैसे कि आपको लेखन करना है या किसी लेखक को लेखन करना है, या तो वो हिंदी भाषा में करेगा, या तो अंग्रेजी भाषा में लेखन करेगा, या उर्दू, फारसी, बांग्ला, किसी न किसी भाषा में ही वो लेखन करेगा। बिना भाषा के वो लेखन कर ही नहीं सकता, या तो किसी भाषा में करेगा या तो किसी उपभाषा में करेगा। जैसे कि हिंदी की अनेक उपभाषाएं हैं, जैसे कि भोजपुरी, मैथिली, राजस्थानी, तो ये सारी उपभाषाओं में भी वो लेखन करेगा। तो दोस्तों, मेरा यहाँ पर ये कहना है कि कोई भी लेखन या कोई भी लेखक जो है वो हमेशा इस बात को ध्यान में लेखन करता है कि वो जिस भाषा में लिख रहा है, मतलब लेखन जो वो जिस भाषा में कर रहा है वो उस भाषा के बारे में जानता है या नहीं। मतलब शायद आप इसको नहीं समझेंगे, मैं क्लियरली समझाता हूँ। कोई भी लेखक जब लेखन करता है तो वो बिल्कुल इस बारे में सोचकर ही लेखन करता है कि वो जिस भाषा में लेखन कर रहा है वो उस भाषा को जानता हो। जैसे कि मुझे हिंदी आती है तो मुझे हिंदी पर कोई भी लेखन मिल जाएगा तो मैं लिख सकता हूँ। गाय पर निबंध मिल जाए, गधे पर निबंध मिल जाए, घोड़े पर निबंध मिल जाए, कोविड-19 के बारे में लिखने को मिल जाए, या और भी अन्य कोई भी चीज के बारे में लिखने को मिल जाए, कोई भी विषय वस्तु पर लिखने को मिल जाए तो मैं लिख सकता हूँ। इसी तरह मेरा जो अधिकार है वो हिंदी भाषा पर है। तो इसी तरह कोई भी लेखक लेखन के लिए हमेशा भाषा पर अधिकार करे तभी वो लेखन कर सकता है। दूसरा है दोस्तों शब्दावली। जैसे कि आप हिंदी में भी लेखन करने जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको हिंदी की शब्दावली का ज्ञान नहीं है। हिंदी में कल का मतलब क्या होता है, फिर उसके बाद गधा का मतलब क्या होता है, गधी का मतलब क्या होता है, सोने का मतलब क्या होता है, जैसे कि जल का मतलब क्या होता है, तरु का मतलब क्या होता है, नीर का मतलब क्या होता है। अगर हिंदी की या किसी भी भाषा की शब्दावली का ज्ञान अगर लेखक को नहीं रहे तो लेखक जो है वो प्रभावी लेखन नहीं कर पाएगा। इसीलिए लेखक की शब्दावली जितनी समृद्ध होगी उतनी ही अधिक प्रभाव क्षमता वाली उसकी लेखन होगी, उसकी रचना होगी। इसीलिए किसी भी लेखक का जो शब्दावली है, न केवल शब्दावली ही समृद्ध होना चाहिए बल्कि लेखक की शब्दावली के जो शब्द भंडार हैं उसमें शब्दों के अर्थ को बदलने की क्षमता भी होनी चाहिए। तीसरा है दोस्तों वाक्य विन्यास। अब देखिए दोस्तों, लेखन तभी प्रभावी हो सकता है जब वाक्य जो है, जो कि जैसे कि कोई भी लेखन है, कोई भी लेख है, वो छोटे छोटे वाक्यों से मिलकर बनता है। तो लेखन तभी प्रभावी हो सकता है जब उसमें छोटे छोटे वाक्य जो है बिल्कुल एकदम सटीक बैठे हो और वाक्यों का एक निश्चित अर्थ बैठा हो। मतलब वाक्य की जो शैली है वो बिल्कुल सटीक होनी चाहिए ताकि वाक्य विन्यास के माध्यम से
क्या हो कि लेखन जो वो प्रभावी हो सके। इसी तरह दोस्तों चौथे नंबर पर शैली आती है, मतलब लेखन की एक निश्चित शैली होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कैसा भी लिख दिए, किधर से भी लिख दिए, उलट पुलट लिख दिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। शैली का मतलब होता है दोस्तों ढंग, मतलब लिखने का सही ढंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 लाइन, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे दूं, ये 2 लाइन उठा के हम यहाँ डाल देते हैं और इस 2 लाइन को उठा करके हम कहाँ डाल देते हैं, तो इस जगह पे डाल देते हैं। तो ऐसा नहीं कर सकते दोस्तों, लिखने की एक निश्चित शैली होनी चाहिए और इसी शैली के आधार पर लेखन करना चाहिए ताकि लेखन जो है वो प्रभावी हो सके। अब 5वां नंबर आता है दोस्तों मुहावरे लोकोक्तियों का समुचित प्रयोग। अब देखिए दोस्तों, हिंदी में आप लेखन कर रहे हैं, लेखन को प्रभावी आप कब बना सकते हैं? प्रभावी का मतलब क्या हो गया? प्रभावी का मतलब हो गया अट्रैक्टिव, आकर्षक। तो आकर्षक आप कब बना सकते हैं? जब उसमें चुटकुले, मुहावरे, लोकोक्ति आदि का प्रयोग करेंगे ताकि लोगों को या पाठकों को या श्रोता को बिल्कुल आपका जो लेखन है वो आकर्षित कर सके। तो आकर्षित करने के लिए आप क्या करेंगे? मुहावरे लोकोक्तियों का समुचित प्रयोग करेंगे। तो भाषा में सौंदर्य लाने के लिए मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग होता ही है, इसलिए मुहावरे व लोकोक्तियों के प्रयोग से ही लेखन को अक्सर प्रभावी बनाने की कोशिश की जाती है। अब 6वें नंबर पर आता है दोस्तों अलंकारिता। अलंकारिता का मतलब होता है कि उसको मतलब मेरा कहना है कि लेखन को इस तरह से मंत्रमुग्ध बनाना कि लोग जो है साहित्यिक लेखन को या लेखन को पढ़कर तुरंत ही आकर्षित हो जाए। अलंकारिता का मतलब होता है आभूषण जड़ित कर देना। अलंकार मतलब आभूषण होता है दोस्तों, आभूषण जड़ित कर देना मतलब बिल्कुल ही अट्रैक्टिव बना देना, बिल्कुल ही इतना आकर्षक बना देना कि जब भी कोई पाठक जो है उस लेखन को पढ़े तो वो बिल्कुल लेखक की ओर आकर्षित हो जाए। इसलिए अलंकारिता का होना भी जरूरी है ताकि प्रभावी लेखन किया जा सके। व्याकरणिक शुद्धता भी होनी चाहिए दोस्तों, ये 7वां नंबर पे आता है। 7वें नंबर पे आता है व्याकरणिक शुद्धता। जैसे कि मैं मौखिक भाषा में बोलते बोलते कभी कदार गलती कर जाता हूँ, अक्सर पुल्लिंग स्त्रीलिंग में गलती कर जाता हूँ, इस तरह की गलतियां हो जाती है। तो दोस्तों लिखित भाषा में ऐसा नहीं होना चाहिए, मौखिक भाषा में चल सकता है क्योंकि मौखिक भाषा में व्याकरण की जरूरत नहीं होती है, व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन लिखित भाषा में व्याकरण की आवश्यकता होती है। अतएव किसी भी प्रभावी लेखन हेतु व्याकरणिक शुद्धता जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप व्याकरण का टांग हाथ तोड़ दिया आप लोग और उसके बाद कैसा भी लेखन लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। लेखन हमेशा प्रभावी तरीके से लिखना चाहिए और लेखन करते समय व्याकरणिक शुद्धता को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। अब 8वें नंबर पे आता है दोस्तों अर्थ और भाषा में अन्विति। तो अर्थ और भाषा में अन्विति का मतलब ये हो गया कि आप जो लेख लिख रहे हैं उसका एक निश्चित अर्थ हो और वो एक निश्चित भाषा में हो। ऐसा नहीं है कि आधा लेख आपने हिंदी में लिख दिया, आधा अंग्रेजी में लिख दिया और आधा का अर्थ कुछ आ रहा है, हिंदी का अर्थ कुछ और आ रहा है और इंग्लिश का अर्थ कुछ और आ रहा है। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए दोस्तों, हमेशा अर्थ और भाषा में सामंजस्य होना चाहिए ताकि लेखन को प्रभावी बनाया जा सके। तो मुझे लग रहा है कि दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। और दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फिर भी इस वीडियो सेशन में कोई त्रुटि अथवा कमी होती है तो मैं इसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ और अब मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो सेशन से इस तरह की कोई गलती ना दोहराऊं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय।